Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on paramagnetic substances and their properties. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. हमने उसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्यों डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. देखो, हमने कहा था जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इवन होते हैं. उसकी वजह से क्या होता था कि जो एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती थी और एटम की जो है अपनी कोई एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होती थी. ठीक है, देखो इस तरह से हमने बताया था. अगर उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, एक की जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होती थी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देती थी, कैंसल आउट. और जो पूरे एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या आ जाती थी, जीरो आ जाती थी उस केस में. ठीक है, बट इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, इसके केस में जो भी आपके पास एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो नॉन जीरो होती है, क्योंकि जो इसमें जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके जो एटम्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं. यूजुअली जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट नहीं होती है. तो जो भी एक एटम है उसकी एक अपनी क्या होती है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है. ठीक है, एटम की परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में. इसलिए जब भी हम इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो यही हमने राइट डाउन किया, व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है. देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल हैज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स ओन. इसकी जो एटम्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है. क्यों, क्योंकि इसके एटम्स में जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं. ऑड होंगे तो क्या होगा, जो भी हर एक जो एटम है उसकी अपनी एक क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी. एग्जाम्पल है इसके एल्यूमिनियम, लिथियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. ठीक है, देखो ये यहाँ पे हमने इसलिए राइट डाउन किया हुआ है ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना. ठीक है, एग्जाम्स में जिस हिसाब से आएगा, मान लो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज आ रही हैं डिस्कस करने के लिए तीनों की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कंपैरिजन आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सिंपली आपको उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है जो भी हमने डिस्कस की थी डायमैग्नेटिक में और आज हम जो करेंगे पैरामैग्नेटिक के केस में. क्लियर है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है. अब देखो नेक्स्ट हमने राइट डाउन किया है, नॉर्मली द एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं. क्लियर है, ओके. अब देखो पहले आप ये चीज़ डिस्कस अंडरस्टैंड कर लो. देखो अभी क्या होगा, हर एक एटम की अपनी अपनी क्या होगी, एक डायपोल मूवमेंट होगी. ठीक है, जैसे ये सब के सब हैं. ठीक है, पर जब हमने इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो ये क्या कर रहे हैं, रेंडमली ओरिएंटेड है. तो हर एक एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दूसरे एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट. और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो मटेरियल की है वो क्या होगी, जीरो होगी. ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, m इक्वल टू जीरो होगा. जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करी हुई है तो. ठीक है, और जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इन डायपोल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है. ठीक है, और उसकी वजह से जो भी डायपोल हैं ये किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सारे के सारे जो रेंडमली ओरिएंटेड हो रहे थे ये क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, बट यूजली सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो तो अलाइन नहीं हो पाते हैं, पर मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है उसकी. कुछ जो डायपोल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तभी हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर हो गया आपको. देखो अब हमने राइट डाउन किया वही देख लेते हैं. इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डायपोल्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, सो देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन.
इसलिए वहाँ पे कोई नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं होती। ठीक है, आप इस तरह से पिक्चर भी बना सकते हो। व्हेन स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज अप्लाइड एंड द टेम्परेचर इज लो इनफ, देखो टेम्परेचर भी हमें कम करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। द फील्ड टेंड टू अलाइन द एटॉमिक डायपोल्स इन इट्स ओन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग ए वीक मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं और उनकी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो वीक होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? ओके अब देखो, अगर हम बात करें कि अगर हम इसका टेम्परेचर रेज कर लें, मान लो अब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, तो ये जो भी डायपोल अलाइन हुए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डिसोरिएंट हो जाएंगे दोबारा से, इनके डायपोल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर से और ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिसोरिएंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे जैसे पहले थे। क्लियर है? और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो भी इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या कर देंगे, ये लूज कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का तो वो क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, कैसे देखो, when we raise the temperature of the material the atomic dipoles acquire some kinetic energy and tends to disorient the dipoles. Due to this material start to lose its magnetic properties. ये मटेरियल अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसको लूज करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? अब देखो हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि एक इंड्यूस्ड डायपोल जो डायपोल है वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, एक तो वो जो एटॉमिक डायपोल हैं वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड डायपोल इसमें आ जाते हैं और जो वो अलाइन होते हैं किस डायरेक्शन में, वो अपोज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। देखो वो इस केस में भी हो रहा है, बट जो ये वाला फैक्टर है, क्योंकि डायमैग्नेटिक वाले केस में क्या था कि उसमें हमारे पास वो नहीं थे, एटॉमिक डायपोल्स नहीं थे उसके। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक डायपोल मूवमेंट तो क्या थी उनके केस में, जीरो थी। तो जो सेकंड वाला फैक्टर था, जो इंड्यूस्ड डायपोल थे, ठीक है, वो वाला फैक्टर क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि एटॉमिक डायपोल्स में थे ही नहीं, है ना, इसलिए वो क्या हो रहे थे, वो रिपेल होते थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। बट इस वाले केस में भी जो डायपोल है वो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, बट वो क्या हो रही है, उनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल, हमने कहा था उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये जो फैक्टर है इसमें तो एटॉमिक डायपोल्स हैं, अब ये क्या हो रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, वो अलाइन किया इनको, है ना, तो इनकी वैल्यू उससे ज़्यादा होती है, इसलिए वो वाला फैक्टर हम यहाँ काउंट नहीं करते। क्लियर है? ये मैंने इसलिए अंडरस्टैंड करवा दिया क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये कहा था कि क्या दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर इस वाले केस में क्या है, वो जो इंड्यूस्ड डायपोल है उसकी वैल्यू इसके कंपेरिजन में, जो एटॉमिक डायपोल्स अलाइन हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसके कंपेरिजन में जो है ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? इसलिए हम उस फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लें। देखो इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली वही है, देयर आर नेट एटॉमिक डायपोल मूवमेंट, इसमें क्या होगी, नेट एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होगी। इस वाले केस में डायमैग्नेटिक के केस में जीरो थी, इस वाले में नेट एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होगी। सेकंड, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम अप्लाइड फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Third, when the paramagnetic substances are placed in a non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker part of the field to the stronger part. अगर हम किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कोई लिक्विड फॉर्म लेते हैं और उसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ को आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से वो क्या हो गया, यहाँ से हटके वो बीच में आ गया, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जब भी हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिक्विड को प्लेस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को आ जाता है। क्लियर है यहाँ से? ओके। फोर्थ पॉइंट, व्हेन ए रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field lines prefer to pass through it than through the surrounding air. अब मान लो आपने कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी कोई रॉड ले ली है, ठीक है, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, उसके अंदर से पास करना प्रेफर करेंगी, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर।
ठीक है, तो देखो ये जितनी भी हैं ये अंदर अंदर से आएंगी, मतलब अगर ये वाली भी आ रही है तो ये क्या हो रही है, देखो इस रॉड की तरफ को अट्रैक्ट होती हुई जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी वो अलग बात है, बट फिर भी जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रेफर करती हैं कहाँ से पास करना, उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से। तो अब इस वाले केस में देखो BM की वैल्यू होती थी जो इस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और B0 होती थी ये वाली जो आउटसाइड वाली हैं। तो इस वाले केस में BM की वैल्यू B0 से क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज ये अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो BM की वैल्यू B0 से ज़्यादा होगी। वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू BM की बहुत ज़्यादा नहीं होगी B0 से, बट हाँ थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी B0 से। Thus, magnetic field BM inside the rod is slightly more than the magnetic field B outside the rod. क्लियर है। उसके बाद हम लेते थे फिफ्थ पॉइंट जो है रिलेटिव परमेबिलिटी का। म्यू आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, BM अपॉन B0 के बराबर। अब इस वाले केस में हमने क्या कहा, BM की वैल्यू क्या है, B0 से ज़्यादा है, मीन्स ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर है। So, relative magnetic permeability of a paramagnetic substances is always more than 1. 1 से क्या होती है, हमेशा वो ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया आपको ये। ओके, नेक्स्ट वाला है आपके पास पॉइंट, देखो ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कैसे वेरी करती है, उसका रिलेशन क्या है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ, साई इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अब हमने क्या कहा, म्यू आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो जाई की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, देयरफॉर जाई मस्ट बी पॉजिटिव। जाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वेरीज इनवर्सली एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी इसमें वो इन्वर्सली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसे हम क्यूरीज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, देखो ससेप्टिबिलिटी मीन जैसी उसकी मैग्नेटाइजेशन, हमने वो कहा था ना कि जैसे अगर आप इसका क्या करोगे, टेम्परेचर रेज कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, डायपोल डिसोरिएंट हो जाते हैं और ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करना स्टार्ट कर देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, अभी इसी केस में देखो आप आगे पढ़ोगे वैसे क्यूरीज लॉ में, उसमें क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जब जब सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है, जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होगा, वो वाला केस अगर ये जो डायपोल हैं फुल्ली अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो सारे के सारे मटेरियल के जितने भी डायपोल्स हैं वो अलाइन हो जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, उस टाइम पे क्या होगा, जो भी उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी नहीं करेगी, उसके ऊपर उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पर जब तक वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है तब तक क्या होगा, जो भी उसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो इन्वर्सली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। देखो आज हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।